बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा कश्मीर अपनी सुंदर वादियों और झेलम नदी के नीले जल से जगमगाया करता था। उसी घाटी में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा वीरेंद्र देव राज करते थे। राजा का महल झेलम नदी के किनारे सफेद संगमरमर से बना था, जिसकी खिड़कियों से दूर तक हरे देवदार और बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती थीं। एक दिन दोपहर के समय रानी सुनयना महल की ऊंची खिड़की से बाहर झांक रही थीं। तभी उनकी नजर नीचे सड़क पर गई। एक मछली बेचने वाली महिला सिर पर टोकरी उठाए चली जा रही थी। टोकरी में तरह तरह की मछलियां चमक रही थीं। रानी ने उसे बुलवाया। मछली वाली जब महल में पहुंची, उसने टोकरी जमीन पर रख दी। सबसे ऊपर एक बड़ी सी मछली रखी थी, चांदी सी चमकती हुई, जैसे जीवित हो। रानी मुस्कुराई और बोली, बताओ मछुआरिन, ये मछली नर है या मादा? अगर मादा है तो मैं ले लूंगी। रानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह मछली अचानक हंस पड़ी। हाँ, उसने एक अजीब, तेज और मानवीय सी हंसी हंसी, फिर झट से टोकरी के नीचे सरक गई। रानी और मछली वाली दोनों डर के मारे पीछे हट गईं। मछली वाली तो तुरंत टोकरी उठाकर भाग गई, पर रानी सुनैना सोच में पड़ गई। मछली को हंसते कभी देखा न सुना। यह कोई साधारण बात नहीं। जब तक मैं इस रहस्य को नहीं जान लूंगी, चैन नहीं लूंगी। शाम को राजा वीरेंद्र देव लौटे तो रानी ने सब बताया। राजा गंभीर हुए और बोले, मछली आपकी बात सुनकर हंसी, यह तो बड़ा आश्चर्य है। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, चाहे जो हो, आपको इसका कारण अवश्य पता लगाना होगा। दूसरे दिन दरबार लगा। राजा ने सारा प्रसंग बताया और दरबारियों से पूछा, कौन बता सकता है कि वह मछली क्यों हंसी? सारा दरबार मौन हो गया। तब राजा ने अपने बुद्धिमान वजीर धरणीधर को आदेश दिया, 6 महीने के भीतर मछली की हंसी का कारण पता करो, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। धरणीधर भयभीत हुए, पर वे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वे निकल पड़े उत्तर खोजने। उन्होंने पंडितों, ज्योतिषियों, साधुओं, जादूगरों सबसे पूछा। कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। 5 महीने बीत गए, पर रहस्य वैसा ही गहरा था। 6ठा महीना आने को था। मौत सामने थी। तब उन्होंने अपने युवा पुत्र सत्यप्रकाश को बुलाया और बोले, बेटा, अब मेरा अंत निकट है। राजा का क्रोध मुझ पर टूटेगा। मैं नहीं चाहता कि वह तुम पर भी गिरे। तुम तुरंत यहां से दूर चले जाओ। पर सत्यप्रकाश ने कहा, पिताजी, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ दूं? आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। वजीर ने आंसू भरे नेत्रों से उसे समझाया और दूर यात्रा पर भेज दिया। सत्यप्रकाश दुखी मन से चल पड़ा। जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ वह बिना मंजिल के भटकने लगा। एक दिन उसे रास्ते में एक किसान मिला, हरिदत्त, जो अपने गांव लौट रहा था। सत्यप्रकाश ने सोचा, एक साथी मिल जाए तो सफर आसान होगा। दोनों साथ चलने लगे। चलते चलते सत्यप्रकाश ने कहा, भाई साहब, रास्ता बड़ा लंबा है। क्यों ना ऐसा करें कि आधा रास्ता आप मुझे लेकर चलें और आधा मैं आपको लेकर चलूं। हरिदत्त चौंक गया। अरे भला, ये कैसी बात हुई? आदमी आदमी को कैसे लेकर चलेगा? उसने मन ही मन सोचा कि यह युवक पागल है और चुप रहा। थोड़ी देर में वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। नीचे झेलम की पतली धार चमक रही थी। सत्यप्रकाश ने उसे चाकू देकर कहा, जरा जंगल में जाइए और 2 घोड़े पकड़ कर ले आइए। ये चाकू बहुत कीमती है, संभाल कर रखिएगा। हरिदत्त ने माथा पीट लिया। यह तो पूरा सन की निकला। दोनों आगे बढ़े और एक खेत में पहुंचे जहां सुनहरी गेहूं की फसल खड़ी थी। हरिदत्त बोला, वाह, क्या शानदार फसल है। सत्यप्रकाश बोला, पता नहीं यह फसल खाली गई है या बची है। किसान झल्लाकर बोला, फसल खड़ी है और तुम कहते हो खाली गई है? तुम हो कौन? सत्यप्रकाश मुस्कुराया, बस यूं ही कह दिया, और आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद वे एक तेज बहाव वाली नदी के पास पहुंचे। हरिदत्त ने जूते उतारे और नदी में उतर गया। सत्यप्रकाश ने बिना जूते उतारे ही नदी पार करनी शुरू की। किसान ने सोचा, सच में यह तो पागल है। नदी पार करके किसान ने कहा, आओ मेरे घर चलो, थोड़ा खा पी कर फिर जाना। सत्यप्रकाश बोला, आपका निमंत्रण स्वीकार है, पर क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि मुझे सह सके? किसान गुस्से से लाल हो गया। अगर नहीं आना तो मत आओ, पर व्यंग्य तो मत करो, कहकर वह अपने गांव चला गया। किसान की बेटी गौरी बड़ी बुद्धिमान और सुशील थी। जब पिता घर लौटे तो उसने पूछा, अब्बा, क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? हरिदत्त ने सारी बातें सुनाई। गौरी हंस पड़ी और बोली, अब्बा, वह युवक पागल नहीं, बहुत बुद्धिमान है। उसकी हर बात में एक अर्थ छिपा है। उसने समझाया, आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलें और आधा मैं आपको। इसका मतलब है कि दोस्ती बराबर की होनी चाहिए। एक पक्ष ज्यादा बोझ न उठाए। 2 घोड़े पकड़कर लाने का अर्थ था कि हमें आगे का रास्ता मिलकर तय करना चाहिए, मेहनत बांटनी चाहिए। फसल खाली गई है या बची है, इसका मतलब था कि किसान की मेहनत का फल या तो परिवार ने खा लिया या बाजार ने।
नदी बिना जूते पार करने का मतलब है कि जीवन की कठिनाइयों को डरकर नहीं, साहस से पार करना चाहिए। और जब उसने घर की छत का जिक्र किया तो उसका मतलब था, क्या तुम्हारा घर अतिथि का आदर सम्मान करने लायक है? हरिदत्त को बेटी की बात समझ आई और वह तुरंत युवक के पास लौट गया। दोनों में मित्रता हो गई। गौरी ने सत्यप्रकाश की बुद्धिमानी देखी और उससे विवाह कर लिया। यह विवाह के बाद गौरी और सत्यप्रकाश कुछ दिनों तक हरिदत्त के घर में ही रहे। वह छोटा सा मिट्टी का घर था, पर उसमें सच्चे स्नेह और सादगी की खुशबू थी। गौरी अपने हाथों से हर सुबह भोजन बनाती, आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती और फिर खेतों में अपने पिता की मदद करती। सत्यप्रकाश भी उनके साथ खेती करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, लेकिन हर रात जब चांद की रोशनी खिड़की से भीतर आती तो उसे पिता की याद सताती। वजीर धरणीधर की उदास आंखें उसके सामने घूम जाती और साथ ही वह सवाल, मछली क्यों हंसी, फिर से दिमाग में गूंज उठता। एक दिन वह नदी किनारे बैठा सोच रहा था कि तभी गौरी पास आई। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो सत्यप्रकाश? वह बोला, एक प्रश्न जिसने मेरे पिता की जान ले ली होगी, मैं उसे सुलझाए बिना चैन नहीं पा सकता। गौरी ने शांत स्वर में कहा, तो चलो हम दोनों मिलकर उस रहस्य की खोज करते हैं। कभी कभी उत्तर दूर नहीं होते, बस देखने का नजरिया चाहिए। दूसरे दिन दोनों यात्रा पर निकले। वे झेलम नदी के उस तट पर पहुंचे जहां से मछली पकड़ी गई थी। वहां एक बूढ़ा मछुआरा बैठा जाल बुन रहा था। सत्यप्रकाश ने उसे नमस्कार किया और पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं उस मछली के बारे में जो रानी के दरबार में हंसी थी? बूढ़े ने आंखें मिचमिचाई। हाँ बेटा, वो कोई साधारण मछली नहीं थी। उसे जब मैंने पकड़ा था तो वह खुद जाल में कूद आई थी। उसकी आंखों में इंसान जैसी चमक थी। मैंने उसे रानी की दासी को बेच दिया, लेकिन कहते हैं वह मछली झील की आत्मा थी। गौरी ने धीरे से पूछा, झील की आत्मा? बूढ़ा बोला, हाँ, यहां से कुछ दूर एक पुरानी झील है, अमर सरोवर। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले वहां एक आर्षि तपस्या करते थे। एक दिन राजा के सैनिकों ने झील में जहाज चलाने की ठानी और आर्षि की साधना भंग की। ऋषि ने श्राप दिया कि जो भी उस झील की मर्यादा तोड़ेगा वह मछली बनकर जन्म लेगा। तब से उस झील की हर मछली के भीतर किसी आत्मा की कथा बसी है। सत्यप्रकाश और गौरी ने बूढ़े का धन्यवाद किया और झील की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा में नमी थी, पेड़ों से धूप छन छन कर गिर रही थी और कहीं दूर पक्षी गा रहे थे। झील के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे उसमें समय रुक गया हो। गौरी ने कहा, देखो, ये पानी दर्पण जैसा है, पर इसमें हमारी परछाई नहीं दिख रही। सत्यप्रकाश ने झील के किनारे झुककर देखा। वाकई उसका प्रतिबिंब गायब था। तभी झील के भीतर से एक हल्की सी चमक उठी और जल में आकृति बनने लगी। वही मछली। मछली बोली, सत्यप्रकाश, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे पिता ने मेरा रहस्य जानने की कोशिश की थी, पर समय ने उन्हें मौका नहीं दिया। तुम उनके अधूरे प्रश्न का उत्तर खोजने आए हो। सत्यप्रकाश ने कांपते स्वर में कहा, तुम कौन हो और उस दिन तुम हंसी क्यों थी? मछली की आवाज में गूंज थी, मैं वही आत्मा हूं जो इस झील की रखवाली करती है। मैं हंसी इसलिए थी क्योंकि मनुष्य ने मुझे पहचान लिया था। रानी सुनैना ने पूछा कि मैं मादा हूं या नर? पर मैं तो आत्मा हूं जिसका कोई लिंग नहीं। मैंने उसकी अज्ञानता पर नहीं, बल्कि उसके प्रश्न की सीमित सोच पर हंसी थी। यही मनुष्य की भूल है, वह हर चीज को रूप, रंग और नाम में बांध देता है। गौरी ने झुककर प्रणाम किया। देवी, क्या कोई उपाय है जिससे यह श्राप मिट सके? मछली बोली, श्राप तभी मिटेगा जब कोई मनुष्य बिना भय, बिना लोभ और बिना प्रश्न के इस झील के जल में डूबकर एक क्षण मौन रहेगा। उस क्षण वह देख पाएगा कि जीवन और मृत्यु, पुरुष और स्त्री, सत्य और माया सब एक ही हैं। सत्यप्रकाश ने बिना हिचक झील में कदम रखा। पानी ठंडा था, पर उसमें अजीब शांति थी। उसने आंखें बंद कीं और कुछ पल बाद झील का जल धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया। गौरी घबरा गई, पर तभी झील से वही प्रकाश ऊपर उठा और आकाश में विलीन हो गया। कुछ देर बाद जल शांत हुआ और सत्यप्रकाश किनारे पर प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर तेज था, जैसे किसी ने भीतर से दीप जला दिया हो। वह मुस्कुराया, अब मुझे समझ आया कि ज्ञान किसी प्रश्न से नहीं, मौन से जन्म लेता है। जब वह वापस राज्य पहुंचा, राजा वीरेंद्र देव ने उसके पिता को मृत्यु से बचा लिया, क्योंकि सत्यप्रकाश ने मछली की हंसी का रहस्य उजागर कर दिया था। रानी ने कहा, वह हंसी अज्ञान पर नहीं, अहंकार पर थी। सच्चा ज्ञान वही है जो भेद मिटा दे। राजा ने सत्यप्रकाश और गौरी को सम्मान दिया और उन्हें राज्य के शिक्षक बना दिया। समय बीतता गया, लेकिन झेलम के तट पर लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात में झील के जल में हल्की सी हंसी गूंजती है। वही मछली की,
जो अब भी मानव को याद दिलाती है कि सत्य हंसी में भी छिपा होता है। और जब कोई झील के पास मौन होकर बैठता है तो जल में उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा दिखाई देती है, बिल्कुल वैसी जैसी सत्य प्रकाश ने देखी थी। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। कभी कभी हंसी एक उत्तर होती है जिसे सुनने के लिए मन को मौन करना पड़ता है।